नमस्कार, फ़ायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नई दिल्ली से और हमेशा की तरह मेरी सहयोगी कविता जी आज हमारे साथ जुड़ेंगी मुंबई से। फ़ायदेमंद फंड्स हमेशा चेष्टा करता है कि आपको बाज़ार की शानदार तेज़ी और डिप्स के दौरान बढ़िया पोर्टफोलियोज़ बना के दे और अच्छे फंड्स आपको लंबी अवधि में निवेश करने को मिले ताकि आप बहुत बढ़िया रिटर्न बहुत कम पैसे में कमा पाएँ। आज हमारे साथ जुड़ेंगे फिरोज़ अजीज़ साहब। आप हैं डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के। अजीज़ साहब बहुत ही बहुचर्चित एनालिस्ट हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और इक्विटी फंड्स हों, चाहे गिल्ड फंड्स हों, चाहे डेट फंड्स हों, बहुत ही मजबूत पकड़ रखते हैं आप इन पोर्टफोलियोज़ पर। अजीज़ साहब ने अपना समय निकाला और हमारे लिए बाज़ार की रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर इस वक्त जो आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 3 शानदार पोर्टफोलियोज़ बनाए हैं जिनकी चर्चा हम पूरे शो में करते हुए दिखेंगे। पहले उनका स्वागत करते हैं। फिरोज़ जी, स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। बताइए किस तरीके से आप बाज़ार को देख रहे हैं इस ताबड़तोड़ तेज़ी में। निफ्टी पर रिकॉर्ड क्लोज, मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी, एफएमसीजी, अनेक ऐसे इंडिसेस हैं जो आपको रिकॉर्ड लेवल्स पर फिलहाल इस हफ्ते बंद होते हुए दिखे हैं। क्या है मूड और माहौल मार्केट्स का और उन लोगों के लिए जिन्होंने फिलहाल निवेश में कदम नहीं रखा है? शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच टू हैव मी ऑन योर शो। पहले तो जैसे आपने कहा, मार्केट के काफी सारे इंडिसेस जो हैं, सेक्टोरियल इंडिसेस हो या ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स हो, जो पॉपुलर इंडेक्स हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, सब पीक्स पे ट्रेड कर रहे हैं। मूड तो बहुत अच्छा है। लिक्विडिटी, एचएनआई की भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। अगर हम इंस्टीट्यूशंस देखें तो ऑफ कोर्स एफआईआईज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते ही हैं शैल जी, उनकी भी इनफ्लोज बरकरार है। सो पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है कि जो फंडामेंटल्स हैं मार्केट की वो सपोर्ट कर रही हैं। निफ्टी की जो अर्निंग्स हैं, 530 रुपए पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर रहा है निफ्टी अर्निंग्स, जो 11% का इजाफा है। तो ये बहुत खुशी की बात है। आई थिंक अर्निंग्स एस्टिमेट इस साल की भी निफ्टी की 660 रुपए की है, जो ऑलमोस्ट 28-30% का इजाफा देख रही है। So these are the fundamental reasons why market is where it is. फिरोज, आज का शो बेहद खास है क्योंकि आज हम दर्शकों को कुछ ऐसे पोर्टफोलियोज बताने वाले हैं जिससे समझकर वो भी अपने निवेश की रणनीति शुरू कर सकते हैं या इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एक एक करके तमाम पोर्टफोलियोज पर डिटेल से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन मुझे आपसे ये समझना है कि जो भी आज हम पोर्टफोलियो बात करने वाले हैं फिरोज, उसके माध्यम से किस तरह के लक्ष्य पूरे होने की संभावना है और क्या क्या बातें आपने ध्यान रख के इन पोर्टफोलियो को डिजाइन किया है? कविता जी, जैसे शैल जी ने कहा कि काफी सारे लोग अगर जो अभी तक निवेश नहीं कर चुके हैं, तो हमने बेसिक पोर्टफोलियो बनाया है फ्रॉम सिंपल गोल्स जो सबके होते हैं। पहले तो आपको वेल्थ क्रिएशन की ऑब्जेक्टिव होती है जब जिंदगी शुरू होती है, कमाई शुरू होती है 25 से 30 साल की उम्र में। तो गोल्स बड़े सिंपल रखें। पहले तो वेल्थ क्रिएशन होती है, आपके पास डिपेंडेंट्स नहीं होते, तो आप क्लियरली पता नहीं होता क्यों सेव कर रहा हूं, बट सेविंग शुरू होती है। दैट्स वन। 30, 35 और 40 के बीच में जो उम्र होती है वो बच्चों की फिक्र में निकलती है, तो बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की मैरिज के लिए आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो सेकंड पोर्टफोलियो का ये मकसद रहेगा। और तीसरा पोर्टफोलियो, जैसे ही उम्र बढ़ती है, 45 से 50 पे पहुंचते हैं तो रिटायरमेंट करीब दिखता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट गोल हो जाता है। तो ये 3 गोल्स के आधार पे डिफरेंट एज ग्रुप्स के जो सबसे कॉमन गोल्स होते हैं, उस आधार पे पोर्टफोलियो क्रिएट किए गए। कविता जी, अजीज़ साहब, चर्चा शुरू करते हैं। और ये मैं भी आपको बता दूं कि इस जो मेहनत हम लोगों ने आपसे करवाई है उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल ऐसा है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में पोजीशन लेना, जबकि मार्केट्स रिकॉर्ड हाई पे हों और बहुत ही सतह गर्म हो, सेंटिमेंट पागल हो रहा हो तेज़ी में, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में पोजीशंस लेना रिस्की हो जाता है। इसीलिए हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जो भी नए निवेशक बाज़ार में आपको आते हुए दिख रहे हैं, उनको पहले 2 साल कम से कम निवेश करना चाहिए हर महीने एक अच्छे इक्विटी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, और उसके बाद वो इक्विटी पोजीशंस लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक आपका कॉर्पस मजबूती से काम करता हुआ दिखेगा, और फिर आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर पोजीशंस लेना चाहते हैं तो आपका रिस्क लेवल कम होगा।
अब इस बैकग्राउंड के चलते चलते आपको डिस्कस करते हैं एक शानदार पोर्टफोलियो जो उम्र 25 से 30 के बीच में सेट किया है अजीज साहब ने। आपके सामने स्क्रीन पर यह आता हुआ दिखेगा और इसका लक्ष्य है वेल्थ क्रिएशन। हम लोग लगभग 25 से 30 लाख लोगों को हर महीने जुड़ते हुए दिख रहे हैं बाजार में, और ये पहला पायदान होगा जो आपको रखना है इन इंडिविजुअल फंड्स में। तो बताइए अजीज साहब, कौन कौन से आपने स्टॉक्स और माफ़ कीजिए फंड्स चूज किए हैं इस बेहतरीन पोर्टफोलियो के लिए? शैल जी, पोर्टफोलियो में बढ़ने से पहले मैं ये पॉइंट जो आपने बहुत अहम उठाई है वापस उसको रीट्रेट करके अपनी कंकरेंस देना चाहूंगा कि पहले एक निवेशक को स्टॉक्स डायरेक्टली नहीं खरीदने चाहिए। 2-3 साल का एक प्रैक्टिस करना जरूरी है, इक्विटी से फेमिलियरिटी लाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इस सब दर्शकों को नोट करना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो आपने कहा कि ये पोर्टफोलियो जो क्रिएट किया है वेल्थ क्रिएशन के लिए क्रिएट किया है। वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये है कि आप 13 से 15%, 16% की रिटर्न कमा सकें, ऐसा पोर्टफोलियो गोल आते रहेंगे जिंदगी में। तो ये पोर्टफोलियो में मैं कहूंगा कि पहला निर्णय जो होता है एसेट एलोकेशन का निर्णय होता है। एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है इस उम्र में, जो बहुत सारा वक्त होता है आपके पास कमाई करने का फ्यूचर में। तो इसीलिए 100% इक्विटी पोर्टफोलियो क्यूरेट किया है हमने। तो 100% इक्विटी पोर्टफोलियो में 4 स्कीम्स होंगी, चारों इक्विटी स्कीम्स हैं, 2 लार्ज कैप स्कीम्स या एक मल्टी कैप और एक लार्ज कैप। लार्ज कैप में विडा एसेट लार्ज कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज एंड कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप। ये 4 स्कीम्स हैं। ये 4 स्कीम्स का मिश्रण आपको 145 स्टॉक्स में ऑटोमेटिकली निवेश दे देगा। 1, 2, 10 नहीं, 20 नहीं, 145 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में इनडायरेक्टली शामिल हो जाएंगे इस 4 स्कीम्स को खरीद के। तो ये 3 कैटेगरीज के फंड्स हैं, 2 फ्लेक्सी कैप है, एक लार्ज कैप है और एक मिड कैप है। दैट्स अ रोबस्ट पोर्टफोलियो व्हिच कैन बी क्रिएटेड। अजीज साहब, और मैं अपने दर्शकों को राय दूंगा कि आप लिखिए कुछ मत। आपको ये सारे फंड्स और उनके नाम हमारे ट्विटर हैंडल्स पर मिलेंगे, तो बस अजीज साहब की बातों पर ध्यान दीजिए। अच्छा अजीज साहब, ये तो आपने पोर्टफोलियो सेट कर दिया, अब बताइए इसमें हमें सिस्टमैटिकली पैसा लगाना है हर महीने, और कोई ऐसा रेशियो आप सेट करना चाहते हैं इंडिविजुअली इन इक्विटी फंड्स के बीच में, या बराबर पैसा निवेश किया जाए हर महीने? यानी कि अगर 10,000 रुपए लगाने हैं तो 2,500 इन चारों फंड्स में लगाएं? बिल्कुल शैल जी, आई थिंक एक नया वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस करके इन सब में 1/4 पैसा लगाना ही समझदारी होगी, बिकॉज सब इक्विटी कैटेगरी के हैं, तो प्रोपोर्शंस 1/4 ईच। चलिए, फंड्स पर हम विस्तार से और बात करेंगे, लेकिन फिरोज थोड़ा सा इस एज ग्रुप पर मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि 25 से 30 साल की ऐसी एज ग्रुप है जहां पर हो सकता है कि बहुत सारे निवेशकों की पहली कमाई उनके हाथ में आ रही होगी, इन्वेस्टमेंट से वो शायद पहली बार रूबरू हो रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट एज अ कॉन्सेप्ट से शायद पहली बार वो रूबरू हो रहे होंगे, उसकी समझ ले रहे होंगे। अब ऐसे में एक तो बात होती है अपने गोल्स के लिए निवेश करना, और दूसरा होता है कि अपनी एस्पिरेशंस को भी पूरा करना। एज ट्रिकी नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने लक्ष्यों को, जो कि शायद आने वाले समय में वो बांधेंगे, आने वाले समय में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उसे समझ सके। उसके लिहाज से आपने जो पोर्टफोलियो इनको बताया है, क्या इनके तमाम तरह के लक्ष्य, एस्पिरेशंस हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले गोल्स हो, वो पूरे हो सकते हैं? डेफिनेटली पूरे हो सकते हैं। देखिए कविता जी, ये जो पोर्टफोलियो बनाया गया है वो लॉन्ग पीरियड के लिए है, इसीलिए ये पूरा 100% इक्विटी है। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर आपको 13 से 15% पर एनम रिटर्न, इसका ये मायने होता है 15% में एक इंसान के पैसे दुगने हो जाते हैं अगर एक मुश्त निवेश करता है तो 5 साल में 15% पे। तो ये पोर्टफोलियो 5 साल के टाइम फ्रेम से प्लस है। ऑफ कोर्स जिस उम्र के दौर से 25 इयर्स का एक निवेशक गुजरता है तो उनको बहुत जल्दबाजी होती है खर्च करने की, क्योंकि उनकी कमाई अभी शुरू हुई होती है, तो वो इन्वेस्ट करने का नहीं सोचते। पॉइंट 1। बट आज की करंट स्थिति में जब पैंडेमिक ने हमारे खर्चे काफी बंद कर रखे हैं, कोई क्लबिंग नहीं जा सकता, कोई शॉपिंग नहीं जा सकता, ऑफ कोर्स ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, तो बहुत सारी सेविंग्स कंपलसरी हो रही हैं। तो ये बहुत अपॉर्चुन टाइम है कि ये जो एक्स्ट्रा पुश्ड सेविंग्स हो रही हैं उससे ये निवेश शुरू किया जाए। बट शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पोर्टफोलियो अलग होगा, इन स्पाइट ऑफ द एज बीइंग 25-30 का।
तो अजीज साहब ने दुखती रग पर हाथ रखा है। बाहर आप निकल नहीं सकते, पिक्चर हॉल आप जा नहीं सकते, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, शॉपिंग मॉल्स में ताले लगे हुए हैं। तो जो पैसे बच रहे हैं उनको निवेश कीजिए इन शानदार पोर्टफोलियोज़ में। दूसरे पोर्टफोलियो पर ध्यान डालेंगे अजीज साहब के साथ। उम्र इस पोर्टफोलियो की है 35 से 40 वर्ष, यानी कि जो व्यक्ति इस उम्र के दायरे में है वो इन फंड्स में निवेश कर सकता है। जोखिम की क्षमता थोड़ी कम है। तो बताइए अजीज साहब, कौन कौन से आपने 4 ऐसे फंड्स चूज़ किए हैं उन लोगों के लिए जिनकी शायद शादी हो गई है और एक बच्चा है और वो आगे समय में सेविंग करना चाहते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, शायद एक बड़े घर के लिए और या फॉरेन ट्रैवल के लिए। कौन कौन से आपको फंड्स पसंद आए और क्या रेशियो होगा? आई थिंक शैल जी इस पोर्टफोलियो में क्योंकि 35 और 40 इयर्स की उम्र के निवेशक की बात हो रही है और उनकी रिस्क एपेटाइट घटती जाती है क्योंकि उनकी कमाई के जो बचे कुछ साल हैं वो कम होते हैं विजावी 25-30। तो 75% इक्विटी, 25% डेट, ये एसेट एलोकेशन का निर्णय इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसमें भी 4 स्कीम्स ही डालेंगे क्योंकि 4 स्कीम्स बहुत होते हैं। म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म है, तो 4 स्कीम में से 3 इक्विटी, 1 डेट। आई थिंक मिराय एसेट लार्ज कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और डेट फंड में 2 ऑप्शन दूंगा। एक होगा आईडीएफसी डायनेमिक बॉन्ड और एक होगा कोटक डायनेमिक बॉन्ड। क्योंकि 2 कोटक के फंड्स ऑलरेडी हैं पोर्टफोलियो में जो रेकमेंड किए हैं, तो आईडीएफसी डायनेमिक बॉन्ड / कोटक डायनेमिक बॉन्ड, ये 4 स्कीम्स जिसमें से 3 इक्विटी थी और 1 डेट थी, ये एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा टू बी रिव्यूड ओनली आफ्टर 2 years। आगे बढ़ेंगे और अगले पोर्टफोलियो की बात करेंगे जो कि 45 से 50 साल तक के उम्र के शख्स के लिए है। और यहाँ इनकी जो जोखिम उठाने की क्षमता है वो कम हो जाती है क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में फिरोज, उम्र का ऐसा दौर जहां पर हो सकता है कि आपके ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद वो पूरी कर चुके हो, लेकिन एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो मेरे ख्याल से आपका जिंदगी का पहला लक्ष्य होना चाहिए, रिटायरमेंट का, वो आपके सामने खड़ा है, आपकी ओर देख रहा है। बताएं हमें किस तरह के पोर्टफोलियो और किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। आई थिंक इसमें इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि रिटायरमेंट एक बहुत लंबा और बड़ा ऑब्जेक्टिव है क्योंकि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में लास्ट 50 सालों में 10 साल से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। तो आपकी जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उस पे आपको 15-20 साल अपनी जो खर्च है उसको चलानी है। तो इसमें भी इक्विटी का हिस्सा होगा। माना कि 45 to 50 इयर्स एज ब्रैकेट की बात कर रहे हैं हम, इधर भी 50% इक्विटी, 50% डेट कविता जी, बिकॉज एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 50% जो इक्विटी है उसमें 2 स्कीम्स और डेट में 2 स्कीम्स, और ये लो रिस्क पोर्टफोलियो है तो इसीलिए लार्ज कैप स्कीम पे ज्यादा तवज्जो है। तो 2 लार्ज कैप स्कीम्स, मिराय एसेट लार्ज कैप एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप, ये 2 इक्विटी स्कीम्स, एंड डेट में एचडीएफसी पीएसयू एंड बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, और कोटक आईसीआईसीआई ऑल सीजन्स बॉन्ड फंड। ये 4 स्कीम से अगर एक 45 और 50 ईयर के भीतर जो इन्वेस्टर है वो पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो एक मीडियम संतुलन के साथ लो रिस्क पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। 11 से 12% की रिटर्न की उम्मीद जरूर कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग 50% इन डेट। तो अब आपके सामने तीनों पोर्टफोलियोज सेट हो गए, रेशियोज आप समझ चुके हैं। अब चर्चा करते हैं अजीज साहब से कि इन्होंने इतने शानदार फंड्स जो चूज़ किए हैं उसके पीछे क्या कारण था। सबसे पहले आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे मिराय एसेट लार्ज कैप फंड। 5 स्टार फंड है, यहाँ पर लगभग 24,000 करोड़ रुपए निवेशित हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा जो मेरे सामने ये है कि मेरे सामने 7 साल का डेटा है और हर साल इस फंड ने लगभग आपको 17% कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। कौन कौन से स्टॉक्स हैं यहाँ पर जो आपको दिखेंगे पहले 1 या 2 नंबरों पर, ये हैं इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अजीज साहब, ये फंड कॉमन है 3 पोर्टफोलियोज में। बताइए ऐसी क्या चीज़ आपको पसंद आई जो आपने इसको हर जगह रखा? शैल जी, हम 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं, बट आई टेल यू एक जो सबसे यूनिक क्राइटेरिया है
वो होता है जिसको हम कहते हैं टारगेट एनएवी। तो इनके जो स्टॉक्स, जैसे आपने 3 रीड आउट किए, तो पूरे स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हर स्टॉक की हम एक टारगेट प्राइस निकालते हैं एनालिस्ट से, इंडिया के बेहतरीन एनालिस्ट से उसकी स्टॉक प्राइस निकाल के एक एनएवी की टारगेट एनएवी निकालते हैं। तो जैसे आपने 17% की बात की, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो है, इनकी टारगेट एनएवी भी 16% की है 1 साल की। सो दैट्स वन स्ट्रॉन्ग रीजन। दूसरे स्कीम्स के मुकाबले टारगेट एनएवी दूसरों की 10-11% की, 12% की आती है। इसकी टारगेट एनएवी 1 साल की 16% से अधिक आती है। दैट्स वन स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया। गौरव मिश्रा जो फंड मैनेजर हैं, इन्होंने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। पास्ट में इनके जो डिसीजंस इन्होंने लिए हैं वो ज्यादातर सही जाते हैं। उसकी हम एनालिसिस करते हैं, उस आधार पे भी ये फंड बहुत ऊपर आता है। तीसरा क्राइटेरिया, ये हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट करने की 3 साल और 5 साल के टाइम फ्रेम्स में इन्होंने बीट किया हुआ है बेंचमार्क को भी। एक तो अच्छा रिटर्न आता है मार्केट की वजह से, दूसरा आता है मार्केट से अधिक रिटर्न देने की जो क्षमता कहते हैं, उसको अल्फा कहते हैं। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। उन दोनों में ये 3 साल की अल्फा और 5 साल की अल्फा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन है। और डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 55 स्टॉक्स का, एंड रिस्क भी कम है। रिस्क का एक आंकड़ा आता है, वो भी कम है। सो देयर आर सेवरल रीजंस, इसीलिए ये कॉमन पोर्टफोलियो है, कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट है अक्रॉस ऑल पोर्टफोलियोज। रोज जब आप रिपोर्ट्स मंगवाते हैं अपने एनालिस्टों से, इस फंड की सेक्टर एलोकेशंस को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह का प्रपोर्शन यहाँ पर एक्सपोजर जो है वो दिया गया है। आई थिंक इनका जो लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज है। फाइनेंशियल सर्विसेज इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है, स्पेशली आफ्टर द सेकंड वेव, वो पीक तक नहीं पहुंच पाई है बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उसमें सबसे लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है। काफी सारे फंड मैनेजर ने एनर्जी का एक्सपोजर मिस कर दिया है, तो इनका टॉप 3rd सेक्टर में एनर्जी आता है, उसकी वजह से इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। और लास्टली इनका एक्सपेंस रेशियो जो है वो भी कम है दूसरे लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले, क्योंकि साइज बड़ी। एक बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी अजीज साहब, कि आपने कोटक की जो एएमसी है उसके फंड्स को बहुत अहमियत दी है, चाहे आप डेट पे देख लें, चाहे आप इक्विटी में देख लें। और आपको पसंद आए हैं सरकारी एएमसीज, एसबीआई और कैनरा एएमसी की तरफ से कुछ फंड्स। कोई ख़ास कारण कि आपको प्रू आईसीआईसीआई, एचडीएफसी के फंड्स पसंद नहीं आए और आपने ज़्यादा ध्यान और रुझान सरकारी एएमसीज पर दिया? यस, देखिए क्या है कि आई थिंक ये जो 2 एएमसीज हैं, दोनों सरकारी जरूर हैं, बट दोनों की जो बर्ताव है बहुत अलग है। एसबीआई सबसे बड़ी एएमसी है, उसकी जो रिसर्च की जो डेप्थ है वो बहुत वाइड है। कैनरा रेबेको की एजिलिटी या जो उसकी मूव करने की क्षमता बहुत अच्छी है। तो दोनों सरकारी हैं, बट दोनों ने बहुत अच्छी यूनिक कैपेबिलिटीज बिल्ड की हैं ओवर द लास्ट 5-7 years। रेबेको जो कैनरा के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी जो ग्लोबल फंड मैनेजमेंट की जो क्षमता है वो भी कैनरा एज अ पार्टनरशिप, उसमें बहुत फायदा हुआ है कैनरा को, इंडियन डोमेस्टिक पार्टनर को, जो पीएसयू है फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट। दोनों सरकारी हैं, तो एक प्रोसेस है, एक विश्वास ज्यादा होता है, और दोनों ने यूनिक कैपेबिलिटीज बिल्ड की हैं। तो एंड कोटक में भी जो हमने स्कीम्स चूज की, जैसे आपने रेफर किया था, दोनों अलग फंड मैनेजर की हैं। एक पंकज टिब्रीवाल है, एक हर्ष उपाध्याय है। दोनों के स्टाइल्स हमें बहुत यूनिक लगते हैं। पंकज जी का स्टाइल जो है स्मॉल कैप में बहुत अच्छा है, उनकी स्टॉक पिकिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। हर्ष उपाध्याय का सेक्टर पिकिंग की काबिलियत जो देखी गई है लास्ट 5-10 सालों में, वो ज्यादा अच्छा है। सो वी हैव टेकन कोटक, but 2 different fund managers with distinctly different styles. अब आप समझ सकते हैं कि हमने अजीज साहब का समय क्यों लिया। इतनी बेहतर और इतनी मजबूत पकड़ फंड्स पर आपको किसी की नहीं मिल सकती। इस राय पर आप ज़रूर अमल करें। चर्चा अभी बहुत बाकी है, जुड़ेंगे थोड़ी सी देर के बाद, एक ब्रेक के बाद, और चर्चा करेंगे कोटक के 2 फंड्स की जो पसंद आए अजीज साहब को। जुड़े रहिए हमारे साथ, चर्चा हो रही है पोर्टफोलियोज़ की और म्यूचुअल फंड्स की। थोड़ी देर में हम हाजिर होंगे। कोरोना की रिपोर्ट का इंतजार हो या फिर कोरोना ही क्यों ना हो गया हो, हर घर लड़ेगा, साथ साथ देगा कोरोना को मात। कैसे? संयम और सावधानी से सुनो। खुद को एक कमरे में अलग कर ले, कम से कम 10 दिनों के लिए। सावधान, खुद से इलाज ना करें, डॉक्टर की सलाह लें। घर में सभी नियमित रूप से साबुन से हाथ धोएं।
कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में मास्क से नाक और मुंह ढक कर रखें। अगले कुछ दिन बुखार न उतरे या सांस लेने में तकलीफ हो, डॉक्टर की सलाह पर ही हॉस्पिटल जाएं। संयम और सावधानी की याद रखेंगे ये 5 बातें। तो देंगे कोरोना को मात। हर घर ने ठाना है कोरोना को हराना। है चर्चा हो रही है फिरोज अजीज साहब से। बहुत मजबूत पकड़ आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पर रखते हैं। 3 स्कीम्स उन्होंने 3 म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज उन्होंने बनाए हैं जो आपको हमारे ट्विटर हैंडल्स पर मिलेंगे। और अब वो चर्चा करेंगे एक ऐसे फंड की जो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पसंद आ रहा है। ये है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। नेट एसेट वैल्यू आपके सामने ग्रोथ स्कीम की है लगभग 69 रुपीज़। और ये फंड आपको डायरेक्ट रूट में लॉन्च होता हुआ दिखा था जनवरी 1, 2013 को। और पिछले 7-8 साल में यहाँ पर आपने 21% कंपाउंडेड रिटर्न पाया है। यहाँ पर जो टॉप फंड्स जो आप टॉप स्टॉक्स जो इसमें हैं वो हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज, रैमको सीमेंट्स और कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो एक अच्छा मिड कैप पोर्टफोलियो आपको मिलता है। अजीज साहब अब बताइए कि आपको क्या पसंद आया इस इक्विटी फंड में जो कि आपने इसको भी 2 पोर्टफोलियोज में रखा है। देखिए, इसकी पहली चीज तो हमें बहुत पसंद है क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं 67 स्टॉक्स हैं इसमें मिड कैप फंड में, तो वेरी वेल डिवर्सिफाइड। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जैसे हमने बोला था कि पंकज टिब्रीवाल के हमने 100 पिछले निर्णय देखे कि कौन से स्टॉक खरीदे थे, कौन से स्टॉक बेचे थे, और उसमें से हमने ये कैटेगराइज किया कि कितने निर्णय उनके सही गए। तो इनकी जो राइट टू रॉन्ग रेशियो जिसको हम इंटरनली आनंद राठी में कहते हैं उसको, कि कितने नए सही निर्णय लेते हैं, तो ये 81% इनके निर्णय सही गए और सिर्फ 19% निर्णय गलत गए। तो इससे एक फंड मैनेजर का कैरेक्टर पता लगता है कि उनकी निर्णय लेने की क्षमता खरीदने बेचने के प्रति कैसी है। तो दैट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन। सेकंड, और फंड मैनेजर की ये जो क्षमता है कि जो भी गलत डिसीजन लेते हैं तो ये बहुत क्विकली रिवर्स करते हैं, क्योंकि मार्केट एक बहुत डायनामिक सिचुएशन है। स्पेशली मिड कैप में थोड़ी छोटी कंपनियां होती हैं, तो ये जहां भी गलत जाते हैं, जब मैनेजमेंट की जो गाइडेंसेस होती हैं वो गाइडेंस गलत जाती है, तो इमीडिएटली ये अपने स्टॉक को रिवर्स करते हैं और लॉस बुक करने से कतराते नहीं है, क्योंकि ये गलतियां तो होंगी ह्यूमन इंटरवेंशन में। अब गलतियों को सुधारना जितना जल्दी हो सके वो क्षमता फंड मैनेजर की बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना काफी फंड मैनेजर उसको रिवर्स नहीं कर पाते। दैट्स द सेकंड पार्ट फ्रॉम अ फंड मैनेजर स्टैंडपॉइंट। थर्ड, इसकी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इस पोर्टफोलियो की, अगर फ्यूचर देखें, फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंड मैनेजर के लिए, तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन इससे निफ्टी से ज्यादा ईपीएस ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल, ये तो बात हुई एक प्योर मिड कैप फंड की, लेकिन अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन के लिहाज से समझना चाहें फिरोज, तो क्या मौजूदा समय में ये बेस्ट बेट होगा? किस तरह का एलोकेशन आपको लगता है दिखाई देगा मिड और स्मॉल कैप का? कोटक इमर्जिंग इक्विटीज में 68% मिड कैप है, 10% लार्ज कैप है और 21% 22% स्मॉल कैप है। इसीलिए इसको मिड कैप की कैटेगरी में करार दिया गया है। सो ये अच्छा लोकेशन है, स्पेशली अगर हमने जो पोर्टफोलियोज क्रिएट किए उसमें लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप का वेटेज ऑलरेडी है, तो ये मिड कैप आपको एक तड़का देगा और एक्स्ट्रा रिटर्न देने की कोशिश करेगा, और पंकज जी वो एक्स्ट्रा रिटर्न क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। चलिए अजीज साहब, बहुत ही शानदार आधे घंटे का डिस्कशन रहा। आपने 3 शानदार पोर्टफोलियोज बनाए, उम्र 25 से 30, 30 से 45 और एक अच्छा डेट पोर्टफोलियो जहां पर रिस्क बहुत कम है। एक से एक बेहतरीन फंड्स आपको इन पोर्टफोलियोज़ का हिस्सा दिखेंगे और ये सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे हमारे ट्विटर हैंडल्स पर। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने शानदार मौके पर, जब बाज़ार रिकॉर्ड हाई पर हैं, इतने अच्छे फंड्स चूज़ किए और उनके पीछे लॉजिक समझाया। इन तीनों पोर्टफोलियोज़ को हम आप ही के साथ ट्रैक करते रहेंगे आगे आने वाले कई महीनों में। हमारे साथ आपका जुड़ने का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू शैल। हाँ,